क्योंकि तब कॉयल मशीनरी चलती थी, तो कॉयल मशीनरी को हैंडल करना हंसी खेल नहीं है। पृथ्वी टैटू स्टूडियो भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था, शिवा टैटू स्टूडियो ही क्यों? अपना फ्रंट एरिया पे लिखवाना था गिव मी योर मिल्क, लेकिन बाय चॉइस में टैटू आर्टिस्ट नहीं बनने वाला था, टैटू आर्टिस्ट में बाय लक बनाऊँ। स्किन कैंसर टैटू से नहीं होता, तो अगर आपके पास में न्यूयॉर्क से क्लाइंट आना है ना, तो आप चाहे ग्वालियर में हो, बिल्कुल सही वो बात। क्लाइंट आपका न्यूयॉर्क से आ जाएगा। और मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि यार अपुनिच भगवान है तो मेरे पास में कॉल आया, तो मनोहर कोहली सर का काम देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यार मतलब आंखें खुल गई, सपने से जाग गया मैं। राइट भाई इसको बोलना है टैटू। देखो प्रोटेक्शन हम फॉलो कर, वो प्रिकॉशन फॉलो करते हैं हम प्रोटेक्शन फॉलो तो करते ही हैं, वो पर्सनल लाइफ में करते हैं, लेकिन तो भैया मज़ा आया। बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है। बस यही मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। पृथ्वी जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोगों को इनका नाम नहीं पता है, लेकिन इनका ब्रांड का नेम पूरे ग्वालियर को पता है। जो बच्चा शायद बोलना सीखा होगा उसको भी कहीं ना कहीं वॉल पे दिख गया होगा, इनकी एडवर्टीजमेंट इतनी कर रही है। तो वेलकम करते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े भाई, मेंटोर और एक बेहद प्यारे इंसान, टैटू आर्टिस्ट और द मीटिंग प्लेस के ओनर पृथ्वी जी का। कैसे पृथ्वी जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वो तो आप रहते ही हो। इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या बात है। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी निगाहें हैं जो मुझे ऐसे देख पा रही हैं। आज तो अलग ही चमक दिख रही है आपके चेहरे पे, क्या बात है। आपसे जो मिलना था भाई, अमर सक्सेना जी के पॉडकास्ट के लिए इतना क्रेज़ था कि मैं 2 दिन से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि ऐसे दिखना है, ऐसे जाना है। और मैं बहुत मतलब मुझे थोड़ा समय कम मिल पाता है, तो मैं शेविंग भी टाइम लेकर के करता हूँ। आज मैंने स्पेशली इनके पॉडकास्ट के लिए शेविंग किया है। आज आपको ऐसे पता पड़ गया होगा मैं बैक सीट पे रहने वाला हूँ, मेन ड्राइविंग, कार ड्राइविंग यही करने वाले हैं। शुरू से शुरू कर दे। बिल्कुल। बचपन से ही पता था कि कुछ अलग करने वाले हैं, कि जैसे आप सिंधी फैमिली से तो पता था कि बिजनेस करेंगे, लेकिन टैटू बिजनेस एक कुछ नई दौर आपके ज़माने में जब आपने स्टार्ट किया था, जब शुरुआती मेरे ख्याल से आप अकेले ही थे या एक आध लोग ही और होंगे आपके साथ, तो उसकी क्या स्टोरी है? आपने इतना उम्दा सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि पूरा समय इस एक सवाल का जवाब देने में निकल जाएगा लेकिन नहीं, मैं फिर भी शॉर्ट में समझाऊंगा। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या था। बचपन से ही मुझे अंदाज़ा तो था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ बेहद अलग करना है, अच्छा करना है। अच्छा तो सब करने की कोशिश करते हैं, बट ये वो अच्छा होगा जो एकदम अलग होगा, नॉट कॉमन। बट लेकिन डेस्टिनी के थ्रू मैं क्योंकि मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने नॉर्मल बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहा था। जब फादर के द्वारा दिया गया बिजनेस, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस था, उसको फिर मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया था बाय टाइम। लेकिन बाय चॉइस में टैटू आर्टिस्ट नहीं बनने वाला था, टैटू आर्टिस्ट में बाय लक बनाऊँ। अब जैसा कि आपने पूछा कि उस समय सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसा नहीं है। ग्वालियर में और भी टैटू आर्टिस्ट थे 1-2, लेकिन मैंने ग्वालियराइट्स को टैटू के बारे में अवगत कराया। मैंने उनको टैटू से रूबरू कराया कि आखिरकार टैटूइंग क्या होता है। लोग टैटू को गोदना समझते थे, मेरे आने तक लोग टैटू को ऐसा मानते थे कि यार ये वो गोदना करवा के आता है ना, मेले से करवा के आते हैं, नवरात्रि में गए वहाँ से करवाए, उसको बोलते हैं वो गोदना। लेकिन मैंने लोगों को बताया कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टैटू इंडस्ट्री इज़ अ वास्ट इंडस्ट्री। टैटू में अच्छी क्वालिटी के जो अच्छी क्वालिटी के जो टैटूज़ होते हैं, वो उनके लिए कैसी प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से वो टैटू मटेरियल चूज़ किया जाता है, किस तरीके से टैटू परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से टैटू चूज़ किया जाता है, किस तरीके से टैटू में क्वालिटी देनी है, वो उन सब चीज़ों को पहले मैंने सीखा। फिर मैंने वो सब क्वालिटीज़ जनता को डिलीवर की। तो लोगों ने जब जैसे जैसे यूज़ करा मेरी सर्विसेज को, वैसे लोगों को समझ में आया कि असल में जो टैटू इंडस्ट्री है वो ऐसा नहीं कि गोदना है, इट्स अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री। वो बस उसकी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि बहुत छोटा सा वो दिखता है। बिल्कुल 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 ऐसा है। और तब तक जो टैटू आर्टिस्ट थे वो, मतलब मैं पहले तो ये बता दूं कि टैटू आर्टिस्ट मैं कैसे बना। बेसिकली एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैं सबको ही बोलता रहता हूँ ये बात, कि मेरे को टैटू कराना था।
वो टैटू मुझे कराना था। तो मेरे को कोई भी चीज़ है ना अगर करानी है तो मैं उसकी लास्ट पॉइंट तक जाता हूँ कि ये सबसे बेस्ट कौन करेगा। जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ अपने लिए क्लोथ्स भी सिलवाने तो मेरा ट्राई रहता है कि सबसे बेस्ट कोई होगा तो वो मेरा काम करेगा। तो मैं चूज़ ऐसे टाइप के लोगों को करता हूँ। तो मैं अपने लिए अच्छा आर्टिस्ट चूज़ करने की कोशिश कर रहा था जो कि मुझे ग्वालियर में तब तक नहीं मिला। तो मैंने कहा क्या करूँ। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो मैं गोवा जा कर के टैटू कराता हूँ या फिर दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि सीखने के लिए नहीं बनवाने के लिए मुझे टैटू कराना था, अपनी बॉडी पे कराना था। तब ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि मैं करूँगा कभी ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके क्योंकि मेरे को अच्छा टैटू बनवाना था अपने ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने लिए किसी अच्छे को ही चुनता था, तो मैं अपने लिए अभी फिर किसी अच्छे को चुनना चाह रहा था। ग्वालियर में मेरे को कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं मिला जो मेरे को वो लेवल का टैटू दे जिस लेवल का टैटू मुझे चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि गोदना टाइप के टैटूज ज़्यादा चल रहे थे या लोग उसी को मानते थे, तो यहाँ पर आर्टिस्ट भी वैसे ही थे जो जो अपने को आर्टिस्ट तो कह रहे थे बट वो अच्छा टैटू नहीं बनाते थे। और मैंने प्लान किया कि मेरे को टैटू बनवाना है, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, या तो मुझे गोवा जाना है या मुझे दिल्ली जाना है। क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस था गोवा में टैटू बनते हैं। टैटू के बारे में बहुत जानकारी मुझे भी नहीं थी, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों को नहीं थी तो मुझे भी नहीं थी। तो मैं क्या करूँ, कैसे बनवाऊँ टैटू। तो मैं ना टाइम का भी काफ़ी मैनेजमेंट हमारा ऐसा रहता है कि टाइम नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जब मैं जिस प्रोफेशन में था एज अ बिजनेस पर्सन, मुझे दिल्ली जा करके स्टॉक परचेज करना पड़ता था और एक दिन का टाइम मिलता था। तो फिर मैं स्पेशली दिल्ली भी नहीं जा सकता था और अपना बिजनेस क्लोज करके भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ये था कि लॉस हो जाएगा। और उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी टैटू की, क्या मतलब टैटू को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे सकता कि मैं ना एक दिन की छुट्टी करके और टैटू बनवाने जाऊँ। फिर फैमिली को क्या बोलूँगा, मैं टैटू बनवाने दिल्ली जा रहा हूँ। तो एक दिमाग में था कि नहीं यार मेरे को क्या करना है। फॉर्चुनेटली मेरा गोवा का ट्रिप प्लान हुआ, तो मैंने कहा यार गोवा से टैटू बनवा के आऊँगा। अच्छा, मैंने 3D टैटूज़ वगैरह, कलरफुल टैटूज़ वगैरह सर्च किए हुए थे, तो मेरे को अच्छे अच्छे टैटूज़ मिले। तब मेरे को समझ में आया कि यार ग्वालियर में कोई आर्टिस्ट नहीं है जो मेरे को इस लेवल का टैटू बना के दे पाए। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं गोवा जा तो रहा हूँ टैटू बनवाने, मतलब मैं जा रहा हूँ घूमने और टैटू बनवाने, लेकिन ना मैं अच्छी क्वालिटी का टैटूज़ कैसे बनाते हैं ये टेक्निक गोवा से सीख के आऊँगा और सीख करके आऊँगा। फिर यहाँ लोगों को अच्छी सर्विस दूंगा, लोगों को बताऊंगा कि यार जो हम टैटू बना रहे हैं ना, वो मतलब मैं यहाँ पर टैटू बना रहा हूँ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो कि दिल्ली और गोवा नहीं जा सकते, जिनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो अपना व्यापार छोड़ के, अपना काम छोड़ के और दिल्ली जाएं और गोवा जाएं और मुंबई जाएं टैटू बनवाने के लिए। जिनको ग्वालियर में ही टैटू बनवाना है वो या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसे टैटू आर्टिस्टों ने से टैटू बनवा लेते हैं जिन्होंने शॉप तो खोल ली है टैटू की बट वो बिगाड़ देते लोगों का काम या फिनिशिंग से नहीं कर पाते। आज भी वो आर्टिस्ट ऐसे कई हैं जो कि अपने आप को शहर का बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानते हैं बट उनके काम में उतनी फिनिशिंग नहीं है कि बिकॉज वो ना टैटू को प्रायोरिटी नहीं देते, वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं कि भाई मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ, मैं वैसा आर्टिस्ट हूँ। ऐसा नहीं होता, मेरा काम ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, ऐसा होना चाहिए कि मेरे काम की फिनिशिंग देखो, मेरे काम की क्वालिटी देखो, तब आपको है ना अच्छी क्वालिटी आप डिलीवर करोगे तब आप एक लेवल के आर्टिस्ट बनते हो। देखो पैसा तो सेकेंडरी मटेरियल है, नेम एंड मनी, फेम एंड मनी, आप किसके पीछे भागते हो? आप फेम के पीछे भागोगे, मनी आपके पीछे भागेगी। आप मनी के पीछे भागोगे, सब खराब। वो सीखने की जर्नी कैसे रही हो, कितना महीना आपने सीखा वो टैटू आर्टिस्ट का, क्या कोर्स था? टैटू के लिए मैंने जैसा बताया, मैं सबसे पहले गोवा गया था बनवाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को टैटू आर्टिस्ट बनना ही है, ऐसी कोई जुंग नहीं छिड़ी थी। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मुझे जो चीज़ पसंद है मैं उसको वो सर्विस लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। लाइक जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं द मीटिंग प्लेस रेस्टोरेंट का भी ऑनर हूँ, तो उसमें भी ऐसा है कि मैं जैसा खाना पसंद करता हूँ वैसा ही मैं खिलाना पसंद करता हूँ। ऐसे ही टैटू में था कि मेरे को क्योंकि अच्छी क्वालिटी का टैटू बनवाना था, मुझे ग्वालियर में नहीं मिला, तो मैंने सीखने के लिए गोवा गया। अब मैंने वहाँ पर बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स करने के बाद में कितने टाइम का कोर्स था वो करीब 3 महीने का कोर्स। 3 महीने? 3 महीना वहीं रहता? 3 महीने में वहीं था। बेसिक टैटू मेरे को करना आ गया कि बेसिक टैटूज़ किस तरीके से, बेसिक इन द सेंस जो टैटू नॉर्मली नेम वाले टैटू होते हैं या नॉर्मल टैटूज़ होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, वो उतना आ गया। मतलब उतना
तब सीख पाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब कॉयल मशीनरी चलती थी। तो कॉयल मशीनरी को हैंडल करना हंसी खेल नहीं है। हैवी रहती एक मशीनरी होती है, उसके पीछे एक कॉयल मैकेनिज्म लगा रहता है जो कि मैग्नेट और आर्मेचर और कॉयल से बना हुआ होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके थ्रू आर्मेचर चलता है और निडल को ऊपर नीचे करता है। वो मशीन का ऊपर जो वेट होता है, मशीन के ऊपर, जैसे लाइक अ पेन, पेन के ऊपर 200 से 250 ग्राम का वेट है। अब आप ऐसी पेन पकड़ के टैटू बना रहे हो जिसके ऊपर 250 ग्राम वेट है, इंसान अच्छे से लिख भी नहीं सकता उस चीज़ से, और आपको टैटू बनाना है और आपको फिनिशिंग से बनाना है। तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग काफ़ी टफ थी सीखना, और अब तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और वेट मशीन की। हाँ, वो थोड़ी चीप होती थी। अब ये जो अच्छी एडवांस मशीन है काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो एक अच्छे लेवल का आर्टिस्ट उसको अफोर्ड कर सकता है। आज भी ग्वालियर में 90% लोग है ना अच्छी मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो हम बात कर रहे थे कि इसके बाद का चरण क्या है, तो ये तकरीबन पूछने वाला हूँ, जब आप सीख रहे थे जी, तो जैसे कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की बात करें तो ट्रेनिंग उनको डेड बॉडी पर वो करवाया जाता था, तो आपका क्या रहता था? सीधे किसी का हाथ दे दिया जाता था, क्या रहता था? देखिए बहुत आपने सही चीज़ पूछी। अभी जब आज की तारीख में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आर्टिफिशियल स्किन्स आ गई हैं। ओके। हमारे टाइम पे भी आर्टिफिशियल स्किन्स ज़रूर होंगी, पर हमें उसके बारे में नहीं बताया गया था। ओके, क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव रहता वो भी एक्सपेंसिव था उस टाइम के लिए, तो हमें दे दिया जाता था फल फ्रूट। अच्छा, हाँ, जैसे कि कौन सा फल फ्रूट? जैसे बनाना। अच्छा, मेरा उसके जो उसके पील के ऊपर बना, मतलब उसको पील नहीं करते थे, उसके ऊपर ही हम राइट। और ऑरेंज के ऊपर बना सकते। अच्छा, हाँ, तो उसमें तो फिर वो भी निकलता वर्क का जो भी, तो अब वो तो बॉडी में से भी खून निकलता है। वो अब स्ट्रगल है, कैसे मैनेज करना है आपको। अगर ज़्यादा बच जाता है अंदर ही बच जाता है। समझ में आ जाता है अब कलर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, स्किन में ऐसा ही बैठेगा क्या, क्योंकि उसका खुद का भी एक कलर रहता है। बहुत सारे सवाल थे ना। लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस होती कि कितना डैमेज कर रहे हैं हम फ्रूट को। वो जब कम से कम होता है ऊपर ही ऊपर का फिर। अब जो आर्टिफिशियल स्किन है उसके साथ भी बहुत टिपिकलनेस है, वो भी इजी नहीं है, क्योंकि उसमें भाई उसमें कलर बैठना है ना, अपने आप में चैलेंज है। तो आप वो चैलेंजिंग वर्क कर लोगे, स्क्रीन में तो बैठा ही लोगे। गोवा के बाद में जो मैंने जब टैटूइंग यहाँ पर ग्वालियर में दिया, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यार मैं बहुत अच्छे टैटू बना रहा हूँ, और लिटरली ग्वालियर में मैं बहुत अच्छी सर्विस दे रहा था, और मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि यार अपुनिच भगवान है। तो मेरे पास में कॉल आया, मुंबई के आर्टिस्ट थे, वो भोपाल आ रहे थे, तो मेरे पास कॉल आया कि पृथ्वी जी आपकी आईडी देखी है हमने, उस टाइम फेसबुक ज़्यादा चलता था, फेसबुक पे आपका काम देखा है, काफ़ी अच्छा काम करते हो आप। मैंने कहा पुनीत भगवान है, मुंबई के आर्टिस्ट आ रहे हैं भोपाल, मेरे को फ़ोन लगा रहे हैं, तो सर आप आइए देखिए, मुंबई से आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो भी काफ़ी कुछ आपको कुछ नया सिखा सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ। मैंने अच्छा, और भी अच्छा सिखा सकते हैं। मेरा ये था कि तब तक तो ग्वालियर में मैं चूँकि बहुत अच्छा काम दे रहा था, तो मुझे पता नहीं पड़ रहा था, मुझे ऐसा एहसास नहीं था कि मेरा एटीट्यूड इतना हाई हो चुका है, पर मेरे को ऐसा लग रहा था यार अपन तो बहुत अच्छा काम देखते हैं कौन आर्टिस्ट है, क्या काम दे रहे हैं। तो मैं भोपाल गया, और ये भी उम्मीद थी कि यार कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो देखते हैं कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है। मैं जब भोपाल गया और मैंने आर्टिस्ट का काम देखा ना, तो सर आज मैं 2024 में बैठा हूँ, फेब में, आज की तारीख में इंडिया में उस आर्टिस्ट के जितना अच्छा काम मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। उनका नाम है मनोहर कोहली। हाँ, एलियन टैटू स्कूल मुंबई में अभी वो टैटूइंग करते हैं, और मेंटोर भी हैं, सिखाते भी हैं वो जी। तो मनोहर कोहली सर का काम देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यार मतलब आंखें खुल गई, सपने से जाग गया मैं। राइट भाई, इसको बोलना है टैटू। वो टैटू मेरी आईडी पर डला हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। 2013 हम ऐड कर देंगे, फोटो ऐड कर देंगे। हाँ, 2014 में वो आप देख सकते हो। एक नंबर काम, क्लास काम, सॉफ्ट शेड की जो लेवल है वो एकदम बैलेंस्ड लेवल था सॉफ्ट शेड का।
जो डार्क शेड्स दिए हैं वो प्रॉपर डार्क हैं, उनमें कहीं भी आपको है ना ग्रे वॉश या वो मिक्स होता हुआ नहीं दिख रहा। प्रॉपर जो डार्क शेड्स हैं वो प्रॉपर डार्क दिखेंगे। कि ये तो मतलब इतना बैलेंस्ड काम था, इतना बैलेंस्ड काम था, समझ में आ गया कि भाई काम कुछ और है। मैं जो कर रहा हूँ वो काम ही चला रहे हैं हम, हालांकि ग्वालियर में बहुत अच्छा काम दे रहा हूँ, बट कुछ भी नहीं है ये काम। और काफ़ी कुछ है, दुनिया बहुत। फिर वो काम सीखा मैंने, मतलब सॉफ्ट शेड्स कैसे देने हैं, हाइलाइट्स कैसे देनी है, और नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देना है, वो सब चीज़ें सीखी। तो टैटू इंडस्ट्री या आर्ट इंडस्ट्री ना जितना हम सोचते हैं उतनी नहीं है। समुद्र से भी ज़्यादा मेरे गहरी ख्याल है। से हर कोई कला, कोई भी कला, आर्ट इंडस्ट्री, कोई भी आर्ट इंडस्ट्री, आप बस आप है ना आप सीखते जाओ, आपको आगे और गहराई दिखेगी, आप और सीखोगे और सीखोगे, आप कितना गहरा गोता लगा सकते हो। आज भी जो मैं काम दे रहा हूँ भाई, तब मैं जो काम दे रहा था मेरी चॉइस क्या थी, मेरे को कोहली सर जैसा सीखना है। मैंने सीखा, उनसे सीखा, मैंने सनी सर से सीखा, कोहली सर से सीखा, मैंने एलियन टैटू स्कूल के मेंटोर्स से मैंने बहुत सीखा। मैंने बताया ना आपको कि बेसिक करने के बाद में एडवांस मेरा ये था। मैंने जितना भी मेरा ग्रे वॉश का काम है वो एलियन टैटू स्कूल से सीखा हुआ काम है। इनकी फीस और कोर्सेज के क्या रहते थे चार्जेस? भाई जब मैंने सीखा था ना तब वो एलियन टैटू स्कूल टैग नहीं था, तब वो एलियन टैटू स्टूडियो ऐसे करके था मुंबई। सनी सर थे, एलन गोइस सर थे और मनोहर कोहली सर थे जी। तो और बेसिकली बाद में वो एलियन टैटू स्कूल अलग बना। आज एलियन टैटू स्टूडियो की काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी हैं जो कि हमारी चर्चा चली थी सनी सर की और मेरी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। बहुत से बच्चों से पूछा था उन्होंने, हम लोग जब सीख रहे थे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा था कि आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं आपके। तो किसी ने कुछ बोला। मैंने बोला था कि सर मेरे को ना शिवा टैटू स्टूडियो की फ्रेंचाइजी सेल करनी है। जैसा कि हमारी बात चली थी ना बिजनेस को लेकर, राइट। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, उससे कैसे अर्न करना है। तो मैंने वही कहा कि मेरे को ना ये सेल करना है, लेकिन मैं ये ऐसे ही किसी को सेल नहीं कर सकता। बिल्कुल। जिसको भी सेल करूंगा पहले उसको मैं सिखाऊंगा कि वो मेरे लेवल का टैटू करेगा, तब मैं उसको अपनी फ्रेंचाइजी सेल करूंगा, क्योंकि तब वो चीज़ देगा वो सामने वाले को जो मैं देता हूँ। आपकी गुडविल जुड़ी हुई है नाम के साथ, मेरी गुडविल जुड़ी है उसमें। जो क्वालिटी मैं देता हूँ वो क्वालिटी वो डिलीवर करेगा तो वो शिवा टैटू स्टूडियो, तभी तो उसकी एक वैल्यू बनेगी ना। नहीं तो शिवा टैटू स्टूडियो की बात करते हैं, किस साल में शुरुआत हुई और क्या सोचकर ये नाम क्यों? पृथ्वी टैटू स्टूडियो भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था, शिवा टैटू स्टूडियो ही क्यों? जैसा कि मैंने बताया, मैंने बेसिक्स जो है वो गोवा से सीखा था। तो नॉर्मली मेरे फादर की शॉप है किंग वॉच कंपनी के नाम से। तो मैं इंदौर जाता हूँ तो किंग वॉच कंपनी है, मैं भोपाल जाता हूँ तो वहाँ भी किंग वॉच कंपनी है, ऐसे गुजरात में और मुंबई में भी है किंग वॉच कंपनी। आपस में कनेक्टेड नहीं है बट है। तो ऐसे ही मैं गोवा में टैटू बनवाने के लिए जब जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ी, शिवा इंक जोन ऐसे कुछ करके नाम था। तो मेरे जहन में आया कि यार शिवा, ऑब्वियसली मैं शिव जी का भक्त हूँ और मैं काफ़ी उनको मानता हूँ और हमेशा से बहुत पूजा करता हूँ उनकी, काफ़ी कनेक्टेड हूँ मैं शिव जी से। तो मेरे जहन में ये था कि नहीं यार एक काम करते हैं, हम जो नाम डालेंगे ना वो शिवा टैटू स्टूडियो डालेंगे। खुद के नाम पे डालने का कुछ प्लान नहीं था मेरा। कई लोग डालते हैं, जैसे मैंने जहाँ से सीखा था वो जैक टैटू स्टूडियो था उनका ना, तो वो जैक करके था, तो वो था जैक सर का ही था वो स्टूडियो। ऐसे मेरी नज़र गई तो मेरे जहन में आया कि यार एक काम करते हैं, हम ऐसा करके शिवा टैटू स्टूडियो करके नाम डालेंगे। पर अभी प्लानिंग में था, मैंने टैटू सीखा, यहाँ पर मैंने टैटू का सेटअप लगाया छोटा सा, तो मैं नाम तो रखना ही था क्योंकि, तो फिर मैंने शिवा टैटू स्टूडियो ही रखा। और 2011 में मैंने अपना टैटू स्टूडियो जो है वो स्टार्ट कर लिया था। 2011 में। तब मैं था 9वीं या 10वीं क्लास में। अच्छा। 2014 में मैंने 12वीं पास की है। तो आपकी जो पढ़ाई रही, आपने म्यूज़िक भी सीखा है सब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और क्या सब था?
मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था, मैंने बेसिकली कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। उससे पहले मैंने बायोलॉजी भी लिया था, बट उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं नहीं दे पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा कॉमर्स में। और कॉमर्स के बाद में मैंने पब्लिक सर्वेंट की जो जॉब होती है, पब्लिक सर्विस, जी उसकी तैयारी भी की मैंने। पब्लिक SSC? सर्विस, SSC, CGL, बैंकिंग, IAS, PSC, जी 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 कुछ छोड़ा नहीं अपन ने। सिंधी फैमिली में ये भी होता है ना कि बिजनेस ही ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, वो भी कभी कम ही बोलते हैं बच्चों को कि सरकारी करो और ये सब, ऐसा कुछ होता है? मेरे फादर ने मुझे एक शब्द बोला था, तेरे को नौकरी बने। तो मेरे को एहसास हुआ था कि ऐसा नहीं है, ये नौकर होने वाली बात इसमें नहीं होती है। इसमें चूंकि हम जिस लेवल की जॉब ढूंढ रहे थे गवर्नमेंट में, वो जॉब्स नौकर नहीं, वो राजा ही हैं। आज की तारीख में आप देखो ना, वो राजा से कम नहीं है जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सारे हमको ना बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब इंसान जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात करता है, देखो काम सबके पास में है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ 1% जनता ऐसी होगी जो बेरोजगार होगी, तो भी अपने कर्मों से होगी, लेकिन 99% लोग ना बेरोजगार नहीं है, रास्ता बना ही लेते हैं। सबके पास में कुछ ना कुछ काम है, उनको प्रिविलेज चाहिए, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं। उनको 5-6 घंटे की जॉब करनी है, उसमें भी आधा टाइम उनको ऐसा लगता है लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब में आधा टाइम जॉब करनी होती है, आधा टाइम मक्कारी मारनी होती है। ऐसा नहीं है, जॉब सारी कठिन होती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, काम सब में करना पड़ता है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं यार आराम वाली जॉब है, अपना घर भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट देगी, और राशन पानी भी गवर्नमेंट देती है, सब कुछ, और हेल्थ भी गवर्नमेंट देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ गवर्नमेंट देती है। आप कर सकते हो ना अपनी प्राइवेट लाइफ को, आप वैसा बना सकते हो। आपको हेल्थ चाहिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। राइट। सब चीज़ के लिए आप फंड अपना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप जितना भी अर्न करते हो परसेंटेज वाइज आप है ना फंड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो आप वो लाइफ जी सकते हो। बट लेकिन हाँ ये है कि बेरोजगारी कुछ नहीं है। एक शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, बेरोजगारी शब्द जो है ना, मानसिकता है बस वो। मिथ हो चुका है। बेरोजगारी आप उसको बोल लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मैं बेरोजगार हूँ। सबके सब गवर्नमेंट जॉब ही कर लेंगे, अगर सबके सब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो फिर प्राइवेट का काम कैसे होगा? प्राइवेट वाले जितने भी काम होंगे वो कैसे होंगे? फिर तो टैटू आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब निकलना चाहिए, तभी मैं नाई के लिए गवर्नमेंट जॉब निकलना चाहिए, तभी वो नाई बनेगा। नहीं तो बाकी तो सारे बेरोजगार है ना, मैं तो बेरोजगार हूँ। राइट। बिजनेस के उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि जीरो से शुरू करते हैं। और एक चीज़ ये भी, क्या किसी का कलाकार होना ज़रूरी है, किसी की स्केचिंग वगैरह होनी अच्छी ज़रूरी है अगर उसको टैटू आर्टिस्ट बनना है तो? मैं जब टैटू इंडस्ट्री में गया था तो मेरे को पेंटिंग से ड्राइंग से कोई लगाव नहीं था। मेरे को आलस सा आता था ड्राइंग पेंटिंग में, मेरे को चिड़ सी मस्ती थी। ड्राइंग और पेंटिंग मेरी कभी अच्छी थी ही नहीं, अब थोड़ी बहुत हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की स्केचिंग या ड्राइंग अच्छी हो तो वो टैटू आर्टिस्ट बनेगा। आपको मैं तो क्योंकि बाय लक आया तो इसलिए मैं तो एक्सेप्शन हूँ। जो लोग आर्ट फील्ड में हैं उनकी ऑलरेडी ड्राइंग अच्छी है या स्केचिंग अच्छी है, वो ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो टैटू बनाते ही। क्योंकि आज जो हमारा जो आर्ट का जो सेगमेंट है ना, इसमें कई लोग क्या है मूर्तियाँ बनाना सीखते हैं, कई लोग पोर्ट्रेट्स बनाना सीखते हैं, स्केचिंग वगैरह सीखते हैं, कई लोग है ना और आर्ट वर्क करते हैं, जैसे कागज से कुछ बनाते हैं, कई लोग रंगोली बनाते हैं, क्राफ्ट। तो ज़्यादातर लोग जीवन यापन के लिए अभी टैटू बना रहे हैं, क्योंकि टैटू सब में सबसे हाई सेलेबल आइटम माना जाता है, इजीली सेलेबल आइटम। आर्ट आइटम नहीं, आर्ट वर्क, हाई सेलेबल आर्ट वर्क, इजीली सेलेबल आर्ट वर्क माना जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टैटू को तो इंक्लूड कर ही लेते हैं अपने। इसलिए मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ, इसलिए ना बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। आप अपने ग्वालियर में भी बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट हैं, राइट। और अब छोटी छोटी जगहों पे भी बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट होने लगे हैं, और मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत क्वांटिटी जी। बट क्वालिटी टैटू आर्टिस्ट चुनना है आपको। अगर आपको टैटू करवाना है तो आपको क्वालिटी बहुत टैटू इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट बात है। चुनना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है कि मैंने कोर्स करा है और मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं टैटू बनाने लग गया तो आप मेरे से बनवाई लो। आप काम देख लो पहले। मैं इस फील्ड से नहीं था, मैंने BFA MFA नहीं किया है, फाइन आर्ट से मैं नहीं था, मैं बाय लक हूँ। यूँ समझ लो कि गॉड ने मेरे को ये लाइन दी है
तो उन्होंने समझा होगा मेरे को इस लायक, या ये समझ लो कि मेरी नीयत थी लोगों को अच्छी क्वालिटी डिलीवर करनी, ये होना भी ज़रूरी है। मतलब मैं आर्टिस्ट तो बन गया, बट मैं बेस्ट क्वालिटी की निडल अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी की इंक अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी की मशीनरी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर कैसा आर्टिस्ट मैं? क्योंकि उसके पैसे मैं नहीं खर्च करने वाला, वो क्लाइंट खर्च करने वाला है। और जिस चीज़ के लिए आपको खर्च नहीं करना, आप वो दे ही नहीं पा रहे हो ना, तो आपकी नीयत नहीं है अच्छी क्वालिटी देने की, तो फिर आप अच्छे टैटू आर्टिस्ट नहीं हो। तो पहले आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा अगर किसी को सीखना है तो उसका कितना खर्चा रहता है? फिर अगर बिजनेस सेटअप करना है तो जो मशीनरी है, जो चीज़ें हैं, उसका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना होगा और कितना समय लग जाएगा इसको शुरू करने में? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने सीख लिया है तो आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं एक आर्ट टैटू शॉप ओन कर सकता हूँ, तब आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं कि मैं टैटू शॉप ओपन करूँ। कई लोगों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं टैटू शॉप ओपन कर सकता हूँ, वो फ्रीलांसिंग ही करते हैं। बट आपने पूछा कि उसको सीखने में कितना समय लगता है। जैसे बेसिक जो आर्ट वर्क है वो तो 3 महीने में आप टैटू आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हो, बेसिक जो कोर्स है वो 3 महीने का है। इसके बाद में आते हैं हम कि खर्चा कितना आएगा। तो सीखने के बाद आप थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करते हैं। सीखने में कितना खर्चा आएगा? सीखने में डिपेंड करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, ऑन एन एवरेज। फिर भी आप कैसे आर्टिस्ट से सीख रहे हो। अगर आपने किसी बेसिक आर्टिस्ट से सीखा है तो कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस तो होगी 3 महीने की। 3 महीने की। उससे टाइम से मतलब नहीं है, जितना भी समय ले वो 1 से 1.5 महीने में भी सिखा सकता है। फिर आप चाहो तो 3 महीने तक अपने आप को वहाँ कंटिन्यू करके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप में योग्यता जैसी है, अगर आप उसको चाहो तो आपको हो सकता है 4 महीने लग जाए सीखने में, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए सीखने में। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको सीखने में कितना समय लग रहा है। ये तो हो गया बेसिक आर्टिस्ट का, जो हाई लेवल और जो मुंबई और गोवा। अब आ जाओ आप मेट्रो सिटी में किसी अच्छे आर्टिस्ट से सीखना है, मिनिमम 5 to 10 लाख रुपीस आपको चाहिए। आप अच्छे आर्टिस्ट से टैटू बनाना सीख सकते हैं। बट ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप टैटू बनाना सीख रहे हैं। एक अच्छे आर्टिस्ट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको मार्केटिंग सिखाता है, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट सिखाता है, यानी आर्ट वर्क जो है उसको सेल कैसे करना है। मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना आर्ट वर्क लोगों को बेच ही पाऊँ। उसके लिए एक अच्छा सेलर होना भी ज़रूरी है। हाउ टू ट्रीट योर क्लाइंट। कई लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अपने ग्वालियर में जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्टूडियो बनाया, क्लाइंट को टैकल करने का तरीका उनका बिल्कुल मिसबिहेव है। राइट। देखिए ज़्यादातर आर्टिस्ट क्या सोचता है कि मैं क्लाइंट को ऐसे शो करूँगा ना, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मेरे वर्गा कोई लग नहीं रहा, मैं ऐसा, ज़्यादातर आर्टिस्ट ऐसे करते हैं। और अगर इस तरीके का एटीट्यूड ना आप मन में रखना है तो आप क्लाइंट को अगर ओवर शो करोगे ना ये चीज़, तो क्लाइंट को भी बुरा लग जाएगा। क्योंकि हर किसी के ना सेल्फ ईगो पर भी ना हर्ट कर सकती है चीज़। अगर किसी के ईगो पे हर्ट कर गई तो वो फिर आपका क्लाइंट खराब हो गया। एक क्लाइंट खराब नहीं होता कभी, एक बंदा खराब हो जाता है ना तो उसकी पूरी चेन खराब हो जाती है। ये चीज़ें बताने वाला मेंटोर होना चाहिए। तो आप किसी मेट्रो सिटी में, किसी मतलब मेट्रो सिटी से मतलब नहीं है, अब उसमें भी आपको ना अच्छा आर्टिस्ट चुनना है जिससे आप सीख रहे हो। दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले, मुश्किल से 1 या 2 लोग हैं जो सही मायने में सिखा सकते हैं, बाकी मेरी नज़र में नहीं है। मैं कुछ नाम बताऊंगा, जैसे आप एनी टैटू को चूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे से सिखाते हैं, उनके यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं, उनका सिखाने का तरीका बहुत मुझे अच्छा लगा। और वो भी कोई बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, मेरे साथ के ही आर्टिस्ट हैं, बट उनका तरीका सिखाने का मुझे ठीक लगता है। अगर आप दिल्ली जाना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, उनको प्रेफर करो। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आप मंजीत सर को भी चुन सकते हो। मंजीत सर बहुत अच्छा टैटू सिखाते हैं दिल्ली में। इतना शानदार आर्टिस्ट आपको मंजीत सर के अलावा नहीं मिलने वाला है, मेरी गारंटी है। महेश चौहान सर को भी उन्होंने ही सिखाया और उनकी एज भी काफ़ी है, तो उनको उस हिसाब से एक्सपीरियंस भी बहुत है। कलर टैटू में मास्टर है, वो बहुत अच्छे अच्छे टैटू परफॉर्म किए हुए हैं उन्होंने। आप किसी के पास जाते हो ना, उसकी प्रोफाइल देखो, फिर आप जाओ। अगर आप और भी चाहते हो प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेशनल टैटू, प्रो टैटू आर्टिस्ट बनना है, एकदम कल्ट अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, आप जाओ सीधा एलियन, मुंबई एलियन टैटू स्कूल।
सन्नी आपने सर, वहीं से सीखा है? मैंने वहीं से सीखा है। आप सीधा सन्नी सर के पास अगर आपको कल्ट आर्टिस्ट बनना है अगर आपको कल्ट आर्टिस्ट बनना है लिटरली, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से सीखा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जानता हूँ किसका वे ऑफ वर्किंग कैसा है। महेश चौहान सर ने मंजीत पाजी से सीखा है। महेश चौहान सर आपको ध्यान ही होंगे अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो, आजकल बहुत छाए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से छाए हैं और इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं वो छाने में कि वो आगे कई बहुत लंबे समय तक छाए रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आप ना आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो चेक करो, महेश सर के पास भी सीख सकते हो आप, नॉर्मल बजट में आप अच्छा सीख सकते हो। वहाँ पे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से बूम पे ले जानी है वो भी सिखाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली महेश सर इतना अच्छे से अपने आप को बूम करते हैं। उनके कुछ और स्टूडेंट्स हैं, जैसे टैटू नेटवर्क करके भोपाल में एक आर्टिस्ट हैं, वो उन्होंने भी अपने आप को बहुत अच्छा बूम किया हुआ है। मुझे लग रहा है वो, क्योंकि वो महेश चौहान के स्टूडेंट हैं तो अच्छा मतलब उन्होंने अपने आप को बूम किया हुआ है। तो सोशल मीडिया की एक जो पकड़ होती है कुल मिलाकर के, पॉइंट आपने पकड़ लिया ना, अगर कि ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया अब मैं बूम कर जाऊंगा, तो वैसा है। अगर आप एमपी में ही रह के अच्छा आर्टिस्ट चुन रहे हैं तो आप आकाश चंदानी से भी सीख सकते हैं, क्योंकि आकाश चंदानी भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनकी एक स्टूडेंट है आर्ट लाइन आर्टिस्ट, तो रेखा प्रजापति, उनका आप काम देखो काफ़ी अच्छा काम है। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे आपके options हैं। जैसा आपको अफोर्डेबल लगे, बट जैसा आप आपको सही लगे। सिलेक्टेड आर्ट मतलब आप सब आपको सिलेक्ट करना है ना अपने लिए टीचर, आप उनका पोर्टफोलियो जरूर पोर्टफोलियो देखें देखो। जी। मैं भी 2022 तक सिखाता था, बट मैं अब सिखाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, बिकॉज मैं जहाँ हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दे पाता, उतना फोकस उस पर नहीं देते, बाकी टैटू बिजनेस और अपने हाँ रेस्टोरेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं अच्छी सर्विस नहीं दे पाऊँ, उससे अच्छा मैं सर्विस दूँ ही नहीं। मैंने बताया ना, मैं वही सर्विस देना पसंद करता हूँ जो मेरे को लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो जितेंद्र जी का एक शेर है, तो आपकी बात पे याद आ गया, फिर बोलिए इरशाद। इरशाद काम अगर करता हूँ पूरा करता हूँ, काम चलाने वाला काम नहीं करता। क्या बात है, तो वही भैया कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए, ये हो गई आपकी सीखने वाली बात। अब आ जाते हैं कि बिजनेस सेटअप करने में मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए और क्या क्या उसके मेन एक्सपेंसेस हैं। देखिए मैंने बताया अगर आप अच्छे आर्टिस्ट से सीख रहे हो तो 5 लाख के आसपास आप मान के चलो, एक तो ये अलग है। अब आपको क्या कैपिटल चाहिए, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए, या तो वो ओन या रेंटेड हो सकती है, और उसके बाद में आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। उसके लिए कम से कम आपको 10 से 15 लाख रुपए के आसपास होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अब 10 से 15 लाख में ही टैटू इंडस्ट्री में आप आ सकते हो, अदरवाइज आप आ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अच्छा अगर स्टूडियो डालना है तो इतना अमाउंट, एक डिसेंट क्वालिटी अगर देनी है तो आपको इतना अमाउंट तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो काम चलाने के लिए मैंने कई लोगों को देखा है कि कैसा भी फर्नीचर लगा करके कुछ भी एक अपने बैनर वगैरह लगा करके स्टार्ट कर देते हैं। बट आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आपका डिसेंट सा स्टूडियो होगा ना तो आपका क्लाइंट भी उससे थोड़ा सा इम्प्रेस्ड होगा उसको देख करके कि नहीं यार, क्योंकि आपकी क्लाइंट अंदर आता है ना जब हमारे स्टूडियो में, तो वो हमें दिखता है, फिर वो स्टूडियो को देखता है, फिर वो सोचता है कि ये हमारा काम कर पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो मेंटलिटी से आपको सामने वाले को सेटिस्फाई करना आना चाहिए कि आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। देन आपने बताया कि आपको मशीनरी वगैरह भी लेनी पड़ेगी। अब ये आपकी चॉइस है, आप हल्की मशीनरी में जाओगे 1.5 से 2 लाख रुपए में आप फ्री हो जाओगे। मशीनरी, इंक, कार्टेज, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा सेटअप होता है जो आपको एक वन टाइम लगाना पड़ता है। तो मैंने जब अपना नया स्टूडियो डाला था 2017 में जी, ये गुजरात पर, तो यहाँ मैंने बेसिक जो अपनी मशीनरी और इंक वगैरह में है ना, मैंने 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। मतलब और वो आज के टाइम पर मेरे ख्याल से डबल ही होगा। डबल है। तो मतलब अगर आपको ऐसा करना है तो कम से कम इतना तो आज की तारीख में अगर इतना भी आपने खर्च कर लिया बेसिक मशीनरी के ऊपर, बता रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी तो जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं आपको प्रो की बात बताता हूँ। ये तो हुआ बेसिक और मीडियम और नॉर्मल, इसमें सब।
प्रो के लिए आपने सनी सर से अगर टैटू सीखा है, क्योंकि प्रो की बात कर रहे हैं तो सनी सर आएंगे जी तो 4 to 5 लाख रुपीस फीस, एक एवरेज फीस में, जो बात पहले भी मैंने बोला था। अब उनकी फीस कितनी है वो आप उनसे ही कंफर्म करें, मेरी बात से आप मत सोचें कि उनकी फीस कितनी है। एक वो फीस आप मान के चलो। देन अगर आप उनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो वो ब्रांड वैल्यू बनती है। वो फ्रेंचाइजी का भी कुछ चार्ज होता है, 10-15 लाख के आसपास होगा, मुझे नहीं पता कि कितना है, लेकिन इतना होना चाहिए कम से कम। वैसे तो जहाँ तक मैंने अपने एक फ्रेंड के से सुना था कि ना 35 लाख के आसपास खर्चा आता है, जिसमें कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना करके देते हैं, जो उनका इंटीरियर है वैसा मिलता है जुलता है इंटीरियर, तो कम से कम 15-20 लाख का वो इंटीरियर होता होगा। 10 से 15 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस होती होगी, करीब 35 लाख रुपीस के आसपास में आपका वो इन्वेस्टमेंट वैसा रहता है। फिर आपको अपने इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ मेंटेन करने पड़ते हैं। 5 लाख के अराउंड आप मान लीजिए, 40 लाख, करीब करीब 50 लाख रुपीस आपके पास अगर एक्सेस हैं तो आप एक प्रो आर्टिस्ट की तरह इस इंडस्ट्री में छा सकते हो। बट बेसिक के लिए कम से कम 15 से 20 लाख और प्रो के लिए 45 से 50 बिल्कुल लाख। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब थोड़ा सा आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अच्छे बुरे, बहुत शानदार, बहुत एकदम, कई बार ये क्या हो बुरे गया, नहीं हो जाते। हाँ चीप हो जाता है, मतलब कि यार ये क्या हो गया। तो आपका बेस्ट टैटू अभी तक का कौन सा? वैसे आपके लिए तो सभी अच्छे हैं क्योंकि अपने बच्चे सबको ही प्यारे लगते हैं। आपका फेवरेट कौन सा है? और उसको हम ऐड भी कर देंगे बाद में फोटो के रूप में। मेरा सबसे फेवरेट टैटू जो है, वैसे तो कई सारे, जैसे आपने बताया कई सारे टैटूज हैं जो कि मेरे फेवरेट है। मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे उनको पिन भी कर रखा है। जी जी, जिसमें से एक सरदार जी वाला पोर्ट्रेट टैटू राइट बनाया है। हाथ पर यहाँ से। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ। और कलरफुल कुछ टैटूज हैं, जिसमें से बांसुरी वाला टैटू है, जिसमें है ना फैदर है, कृष्ण जी का फैदर है। वैसे एक दो टैटूज और भी हैं कलरफुल जो अच्छे हैं। एक टैटू जो मुझे बहुत पसंद है, किंगफिशर का टैटू है। किंगफिशर का वो टैटू मैंने बनाया था, मेरे पास में क्लाइंट आए थे स्पेन से। तो बेसिकली उनके ऊपर जो मैंने टैटू बनाया था, उनकी जो चॉइस थी वो थी मुझे किंगफिशर बनवाना है। और मुझे क्योंकि स्किन अच्छी मिल गई, क्योंकि भाई ब्राइट स्किन, फॉरेनर क्लाइंट है, उनकी स्किन काफ़ी ब्राइट रहती है और इंक फ्रेंडली स्किन होती है उनकी। हम तो ब्राउन्स में आ जाते हैं, राइट। तो इंक फ्रेंडली स्किन होती है उनकी। तो उसमें मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को जितनी कलाकारी दिखानी है ना, मुझे इसमें दिखानी है, क्योंकि मुझे बाद में वीडियो फोटो मिलेगा डालने के लिए अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, और क्योंकि वो काम बहुत अच्छा होगा। मैंने अपना पूरा समय लिया और उसके अंदर मैंने सिर्फ एक कलर है जिसका इस्तेमाल नहीं किया, वो था ब्लैक। मैंने ब्लैक कलर निकाला ही नहीं था, बाकी सारे कलर निकाले थे। वो टोटल कलरफुल टैटू है और वो बहुत प्यारा भी बना। उसको भी अभी अपने यहाँ पर देखेंगे, जिसको हम रियलिज्म और रियलिस्टिक टैटूज बोलते हैं ना, हाइपर रियलिस्टिक, राइट। वैसा कुछ वो है। एक्चुअल में वो किंगफिशर बियर जो आती है उसका लोगो है, और वो मेरे क्लाइंट को वो बियर बहुत पसंद है। वो इंडिया आते हैं तो वो ज़्यादातर उसका कंजप्शन करते हैं, और उनका ये कहना था कि बियर हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कपल बियर का बड़ा शौकीन था, और वो बियर पी रहे थे और मस्त, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं थी, और वो इतना अच्छा कपल था कि वो इस बात का सम्मान कर रहे थे कि भाई आपके अंदर अगर बियर अलाउ नहीं है, तो वो बाहर पी रहे थे। फिर वो बियर पी के आ रहे थे, एक बियर ख़त्म करके मस्त टैटू बनवा रहे थे, और उन्होंने वो किंगफिशर का लोगो मुझसे बनवाया था। तो फिर मैंने प्लान किया कि यार कलरफुल ही टैटू बनाते हैं, तो उनको हमने कलरफुल में प्लान किया था। और रात में वो 8-8:30 बजे वो क्लाइंट आए थे मेरे पास में, सुबह 7 बजे उनकी फ़्लाइट थी गोवा के लिए, और रात में हमने 4 बजे तक वो टैटू बनाया था। अगर उनके पास टाइम होता तो उस दिन 2 टैटू बनते, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को टैटू बनता, बट वो केवल है ना मेल की बॉडी पर ही बन करके रह के, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट था। हाँ, वो 4 बजे गए होंगे, फिर उसके बाद वो उनको फिर थोड़ी नींद भी चाहिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ने तो साफ बोल दिया था कि एक काम करती हूँ, मैं तो जा रही हूँ अपने रूम पर, और मेरा टैटू पोस्टपोन हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया आई, जब भी आई, तो फिर मैं आप ही से टैटू कराऊंगी। और अब एक इत्तेफाक मैं आपको बताना चाहूँगा जी, वो क्लाइंट गोवा में मैरिज में आया था, बट उनको ये था कि मुझे ग्वालियर का किला देखना है, तो वो दिल्ली से फ्लाइट लेके ग्वालियर आए। वाया ग्वालियर वो
कहाँ गए? गोवा। गोवा। तो वो ग्वालियर आए थे केवल किला देखने के लिए। राइट। और इस बीच उनको समय मिल गया कि चलो टैटू बनवाते हैं। और वो बनवाता है शिवा टैटू स्टूडियो से। यानी अगर आपके पास में ना न्यूयॉर्क से क्लाइंट, एक्चुअल में वो स्पेनिश थे बट वो न्यूयॉर्क से बिलोंग करते थे, तो अगर आपके पास में न्यूयॉर्क से क्लाइंट आना है ना, तो आप चाहे ग्वालियर में हो, बिल्कुल सही वो बात। क्लाइंट आपको न्यूयॉर्क से आ जाएगा। प्रकृति आपके पास वो भेजी देगी। प्रकृति आपके पास वो भेजी देगी। राइट। तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई उनका टैटू बना के, इसलिए भी क्योंकि वो टैटू काफ़ी अच्छा परफॉर्म हो गया। मैंने काफ़ी मेहनत की, हर टैटू में करता हूँ, उसमें भी बहुत मेहनत की, काफ़ी समय भी लगा उसमें। जैसे कि मैंने बताया ना कि टारगेट्स होते हैं, वो बात मेरी आधे में रह गई थी, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा कि हमारे टारगेट्स होते हैं कि मुझे कैसा काम चाहिए था, ब्लैक एंड ग्रे शेड्स का काम चाहिए था, बेस्ट क्वालिटी मुझे देनी है, तो मैंने उसको सीखा। अब जो मेरे टारगेट्स हैं वो कुछ और हैं, जैसे मैंने बताया ना आर्ट बहुत डीप है। राइट। तो अब जो मेरे टारगेट्स हैं ना वो रियलिज्म कलरफुल टैटू बनाना है, और वो हाइपर रियलिज्म और एकदम हैवी क्वालिटी का टैटूज बनाना है। तो वो चीज मेरे को अगर क्लाइंट मिल गया कि मुझे कलरफुल टैटू की बॉडी बना, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मतलब वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्यों नहीं मैं मेहनत करता, बिल्कुल। और मैंने मेहनत की, और आप देखेंगे अभी आपके सामने आएगा कि वो कैसा। मेरे ख्याल से एक इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो जब भी जगह जगह जाएंगे, लोग पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ये इंडिया में परफॉर्म हुआ है, ग्वालियर में इंडिया से ये टैटू बना है, और इंडिया में भी ग्वालियर से ये टैटू बना है। इंटरनेशनल लेवल का काम हो रहा है हमारे ग्वालियर में, तो बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू। कई लोग मेरे पास में आते हैं और उनकी क्या चॉइस होती है कि ना यार हम लोग ना दिल्ली से टैटू बनवाएंगे या हम लोग ना मुंबई से बनवाएंगे। अभी की बात बता रहा हूँ मैं, अभी कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली है ना मेरे पास में टैटू पसंद करने आए और कहते हम तो दिल्ली जा रहे थे, या हम तो फलानी जगह जा रहे थे बनवाने के लिए। हमने कहा ग्वालियर में क्या टैटू बनता होगा यार। देन जब उन्होंने उससे टैटू बनवाया ना, तो आज टैटू बनवाया, दूसरे दिन है ना अपने किसी रिलेटिव को लिया टैटू बनवाने के लिए, फिर उनका रिलेटिव किसी रिलेटिव को लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया यार कि अब दिल्ली नहीं जाना, हमको मुंबई नहीं जाना, हमें अच्छा काम ग्वालियर में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से है ना ग्वालियर की जनता को ये मैसेज तो देना चाहूँगा, बिल्कुल। ग्वालियर की ही नहीं, जहाँ से भी जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उनको मैं बोलना चाहूँगा, ग्वालियर में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टैटूज बनते हैं। आपको अगर अच्छा टैटू बनवाना है, आप किसी कारण से ग्वालियर आ रहे हो, तो आप शिवा टैटू स्टूडियो पे ज़रूर आओ अगर आपको अच्छा टैटू चाहिए, क्योंकि हमारी साफ नियत अच्छा टैटू देने की है। और आपको हमारा काम देखना है, हमारी प्रोफाइल देखनी है, हमारे पोर्टफोलियो को विजिट करना है कि हमारा काम कैसा है, यहाँ पर दिया हुआ है। देन आप कंपेयर करेंगे। आपको अगर कहीं और अगर आपको मन है, एक बार आप काम कंपेयर करेंगे, आपको समझ में आता है कि काम शिवा टैटू स्टूडियो को अच्छा है, तो आप आओ, हमको ज़रूर एक मौका दो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। क्या बात है। चलिए, तो अब मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट आपके जवाब चाहूँगा। क्या इंसानी बॉडी पर, सभी बॉडी पार्ट्स पर टैटू बनाए जा सकते हैं, या किस पर आप एडवाइस करेंगे कि इस पर नहीं बनवाने? इंसानी बॉडी पर, पूरे बॉडी पार्ट्स पर हर जगह टैटू बनाया जा सकता है। मैं कुछ जगहों के लिए मना करूंगा, जैसे हमको है ना इस एरिया पे, पाम के नीचे वाला जितना भी एरिया होता है, फिंगर्स और ये सब, फिंगर्स और ये, इस एरिया पर टैटू नहीं परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना टैटूज की लाइफ नहीं होती, वॉश वगैरह बहुत होता है, लाइट पड़ जाते हैं, कहीं से ज़्यादा फेड हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इस एरिया के नीचे आपको टैटू अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, आइस बॉल जो होती है ना, इसके आसपास बहुत रिस्की होता है टैटू करना। किया जा सकता है, कई लोग करते हैं, बट मुझे लगता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए, इतना खतरनाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाँ इतना अपनी मतलब खिलवाड़ नहीं करना, आइस के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। राइट। बाकी पूरी बॉडी पार्ट में कोई भी रिस्क नहीं है, बट ऐसा आइस के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहिए कि कल को अगर मान के चलो सामने वाला तो आपसे कंसर्न फॉर्म पहले ही साइन करा लेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसके पूरे जिम्मेदार आप हो। वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि आप जाओगे प्रोफेशनल के पास, ये वीडियो देखने के बाद आप प्रोफेशनल को ही ढूंढोगे, लेकिन उसके बाद अगर गलती हो गई और अगर बाय चांस आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आई, तो आप खुद को ही दोष दोगे कि मेरे साथ क्या हो गया, फिर वो जिंदगी भर भुगतने वाली बात होगी। वैसे पूरी बॉडी में टैटू कराने में ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट आइस के साथ में ये है।
दो चीजें हो गई। हाँ, अब आप जैसे आप यहाँ करा रहे हो तो ज्यादा लाइट होगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंखें ही चली गई तो फिर राइट। बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी पूरी बॉडी पार्ट में आप टैटू कराओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वो तो स्किन के साथ में है ना, स्किन के ऊपर आप टैटू डाल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं होती। हाइजीन रहता है, प्रॉपर सही तरीके से होता है, पेनिट्रेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो टैटू अच्छा रहता है और बॉडी को कोई डैमेज नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आईज में आप टैटू करा रहे हो और गलत पेनिट्रेशन हो गया तो वो अपने को प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। कई लोगों के ये भी मत रहता है कि स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं टैटू कराते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपको बताऊं, स्किन कैंसर टैटू से नहीं होता। बेसिकली अगर आप अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट से टैटू करवा रहे हो तो आपको स्किन कैंसर नहीं होगा। स्किन कैंसर जब होता है, जैसे आपने मेले से टैटू कराया, उन्होंने सेम निडल सेम एक यूज किया और बहुत सारे लोगों को टैटू कर दिया, और हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखते। हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रखते। आपका ब्लड ग्रुप अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, सबका ब्लड ग्रुप किसी अलग का है। इन्फेक्टेड ब्लड भी हो सकता है, कोई अब बीमारी चूंकि नीडल तो है ना आपकी बॉडी से टकरा रही है, ब्लड से टकरा रही है, तो वो सब कुछ मिक्स हो गया, तो आपको इन्फेक्शन फैलने के, प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब वही नीडल जो है वो उसी इंक में जा रही है, वही नीडल सबको टच कर रही है। तो पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी किसी भी ऊटपटांग जगह से या रोड से बिल्कुल अवॉइड करें बनवाना, है ना? साथ में क्या होता है कि आपको अगर कोई बीमारी है, दूसरे व्यक्ति को दूसरी बीमारी है, तीसरे व्यक्ति को अलग बीमारी है, ब्लड भी मिक्स हो रहा है, सारी बीमारी कोई बीमारी है, सब कुछ मिक्स होकर के हलवा बन रहा है आपको। ऐसा काम नहीं करना है हमको कि जिसके लिए हमें भुगतना पड़े। राइट। तो इसलिए अच्छे आर्टिस्ट को चुनो, प्रो आर्टिस्ट को चुनो, और मेक श्योर कि वो नीडल चेंज कर रहे हैं, इंक नहीं लगा रहे हैं कि नहीं। आप शेविंग कराने जाते हो, 1 रुपए का ब्लेड तो चेंज कराते हो या नया लगा दो, बिल्कुल। तो नीडल के साथ में कॉम्प्रोमाइज क्यों? क्योंकि कॉस्टली होती है, आपकी जान से ज्यादा नहीं है कॉस्टली वो, तो उसका ध्यान रखना है। मैंने सरकारी ऐड पढ़े थे बचपन में, कुछ वक्त का मजा और जिंदगी भर की सजा। हाँ, तो इसीलिए प्रिकॉशन फॉलो करिए, जरूर फॉलो करिए। 2 तरीके के प्रिकॉशन हो। चलिए, भैया वाला भी फॉलो कर लीजिए। प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन फॉलो करिए। हाँ, प्रिकॉशन बोल गया मैं, प्रिकॉशन तो हम फॉलो करते हैं। टैटू बनाने के बाद भी आप लोगों को देखो, प्रोटेक्शन हम फॉलो कर, वो प्रिकॉशन फॉलो करते हैं हम प्रोटेक्शन फॉलो तो करते ही हैं, वो पर्सनल लाइफ में करते हैं, लेकिन प्रिकॉशन हम फॉलो करते हैं, प्रोटेक्शन आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। हाँ, तो बस यही 2 बॉडी पार्ट आप सजेस्ट करेंगे, इसके अलावा आप कहीं पर भी जहाँ पर चाहे बनवा सकते हैं। जहाँ आप चाहो वहाँ आप बनवा सकते हो टैटू, जहाँ भी आप चाहो। आपके पास आप क्यों हंसे? आपको कहाँ, आप कहाँ चाह रहे हो? आपकी हंसी बता रही है आप कहाँ। अगला सवाल उसी पर है। अच्छा, वैसे आप कहाँ चाह रहे हो? नहीं, मैं टैटू बनवाता सवाल उस पर है, तो आप कहीं ना कहीं तो चाह रहे हो। मैं टेम्पररी बनवाऊंगा, परमानेंट बनवाऊंगा तो यहाँ पर यही बनवाओ, इससे ज्यादा और कहीं नहीं। ठीक है। तो मेरा अगला सवाल जो आपको बहुत उत्सुक कर सकता है, तो ऐसे आपके पास कोई क्लाइंट आए कि जिनकी बॉडी विचित्र सी डिमांड होगी, हमें अपने बट पे बनवाना है या प्राइवेट पार्ट के आसपास बनवाना है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी पे कहीं भी टैटू बनवाया जा सकता है, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि विचित्र कुछ भी नहीं है इसमें। मेरे पास में कई क्लाइंट्स ऐसे आए हैं कि जिन्होंने अपने एज ओन पर टैटू बनवाना है। देखिए, हमारे इस दुनिया में थर्ड जेंडर को इक्वालिटी का दर्जा मिल गया है, और अच्छा भी है मिलना, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी पर्सनैलिटी से जी रहा है। तो मेरे पास में काफ़ी ऐसे लोग आते हैं, जैसे कई लोग ऐसे आते हैं जो कि गे हैं, लेस्बियंस हैं, या फिर है ना थर्ड जेंडर हैं, कुल मिला के हम उसको ट्रांसजेंडर है, उसको किसी नाम से हम नहीं बुला सकते, थर्ड जेंडर है। और वो लोग एकदम ना, एक्चुअल में मैं ये मानता हूँ हम सब लोगों से ज़्यादा कलरफुल हैं वो। एक्चुअल में उन्होंने लाइफ को हर एक्सपेक्ट से देख लिया है, हमसे ज़्यादा इवॉल्व भी है, बहुत हमसे आगे के लोग हैं, वो ज़्यादा है। सही बात है उसमें। अब उनकी क्या चॉइस रहती है, उनकी चॉइस एकदम यूनिक रहती है। मेरा काम भी एकदम यूनिक है, तो मेरा ऐसे यूनिक लोगों से पाला पड़ना तो बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल। और मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ ऐसे लोगों का जिनकी सोच एकदम डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट सोच होना कोई गुनाह नहीं है। राइट। बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर टैटू बनाना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि बॉडी का प्राइवेट पार्ट तो आपका पर्सनल है। आप उसको चाहे जैसे सुशोभित कर सकते हैं,
ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उसको किस तरीके से उसकी ब्यूटीफुलनेस को और बढ़ा रहे हैं। आपका प्राइवेट पार्ट, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए आप मेरे पास आते हो कि मेरे को प्राइवेट पार्ट पे टैटू करना है, मेरे को एज होल पे टैटू करना है, मेरे को एज पर विंग्स या फिर कुछ और ऐसा चाहिए। तो मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, उनको अपने बैक पर लिखवाना था, नहीं अपने फ्रंट एरिया पे लिखवाना था, गिव मी योर मिल्क, गिव मी योर गिव मिल्क। मी योर मिल्क। ओके, तो फिर? अब नहीं तो हमने बनाया? हाँ हमने बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि भाई उनकी जो पर्सनालिटी थी ना, वो एक्चुअली बॉटम थे। तो वो बॉटम थे, तो उनकी ये चॉइस थी कि मेरे को ऐसा इधर लिखवाना है, गिव मी योर मिल्क। तो मैंने उनको पहले बोला, मेरी याद है, मैं सबसे पहले वो आता है ना वार्निंग, कॉशन, तो मैं वो पहले दे देता हूँ। सामने वाले को ये नहीं लगे यार मेरे को बोला नहीं, मैंने कहा भैया अब ये गिव मी योर मिल्क आप आज लिखवा रहे हो इधर। उनकी एज थी 19 से 20 साल। मेरी आदत है मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। राइट। ज्यादा बड़ी उम्र के होते तो मैं ऐसे सर करके भी संबोधित करता हूँ, जी जी। 7 की उम्र के होते तो भैया भी कभी बोल देता हूँ, बट मैं रिस्पेक्ट मेरे क्लाइंट को जरूर देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को खर्चा नहीं करना होता एक्चुअली, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो मेरे क्लाइंट को मैंने बोला भैया एक चीज़ बताओ मुझे, ये आप टैटू बनवा रहे हो, आपकी एज भी इतनी है, आगे चल कर के आपकी शादी होगी या जैसा भी आप अपने आप को मेंटेन करो, ये चीज़ पढ़ कर के वो सेकंड पर्सन को जो आपके साथ है उसको अजीब नहीं लगेगा। ये चीज़ पढ़ के वो सेकंड पर्सन को अजीब नहीं लगेगा। तो उनका ये कहना था कि यार भैया देखो मैं हूँ बॉटम, यही मेरी लाइफ है, ऐसे ही मुझे आगे जीना है। मेरी शादी होगी नहीं होगी, किससे होगी, कैसे होगी, ये सब अलग बात है। अभी मेरे को ये पसंद आ रहा है, मुझे बना दो, अभी मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बना दो। तो मैंने कहा ठीक है अब मैं बना दूंगा। तो अब मैं ये देख रहा हूँ ना मेरा क्लाइंट कितना श्योर है उसको लेकर। अगर वो श्योर नहीं होगा वहीं से ही बैक हो जाएगा, क्या ये बात तो सही कह रहे हो आप। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास में कई लोग आते हैं अपने ना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाने जी। अब आपने आज इधर नाम लिखवा लिया अपनी गर्लफ्रेंड का, गारंटी तो है नहीं कि उससे शादी होगी। अच्छा कई लोगों को गारंटी होती है कि मेरी इससे शादी होगी, ऐसा नहीं होता भाई। टैटू बनवाने के बाद ऐसा नहीं होता, आप श्योरिटी दे देते हो। कई बार ऐसा होता है सामने वाली ये सोचती है ये तो चेप हो रहा है, ये लड़की मन वाली लड़का सोचता है अरे यार मैं तो उसको छोड़ने वाला था यार मेरी तो सगाई हुई है यार, इससे कैसे करूँगा। अब इसने अब क्या होता है ना, नाम लिखवा लिया है, अब वो आपने लिखवाया है अपनी चॉइस से, आप ही को उससे अब छुटकारा पाना है, क्योंकि उसने तो आपसे छुटकारा पा लिया, वो तो ब्रेकअप हुआ ही हुआ आपका। 50% चांसेस में मैं बोल रहा हूँ, 50% चांसेस में ब्रेकअप होने के चांस होते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है ना अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाना है तो आप अवॉइड कर दो, लेकिन आप टैटू बनवाना इसकी बजाय कुछ और बनवा लेना। क्या बात है। ये नहीं है कि आप नाम बनवाने नहीं हो तो मेरे पास आओ ही नहीं, दिस इज बिजनेस, आपको आना है। वो पैसा आपको इन्वेस्ट तो करना है, देखो मैं सलाह दे रहा हूँ तो खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। मेरा यही है, आप मेरे पास आओगे सलाह मैं सही दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि मेरा नुकसान हो जाए उसमें। तो आप कुछ भी टैटू बनवा लो, उसके बजाय बहुत सारे डिजाइन मैं आपको चॉइस करा दूंगा, आप इंटरेस्ट पे चॉइस कर लो पहले। या तो आप अगर शिवा टैटू स्टूडियो पे आते हो तो आपको टैटू पसंद कराने के लिए सबसे पहले तो आपकी शॉर्ट काउंसलिंग होती है। मेरे पास में काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट्स भी हैं जी, मैं भी काउंसलिंग करता हूँ। मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस के लिए मेरे पास में ऐसे भी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपसे बात करके ये पता लगा लेंगे कि आपको बेसिकली कैसे टैटू की नीड है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लाइंट मेरे पास आता है, उसको यही नहीं पता होता कि मुझे बनवाना क्या है। और एक अच्छे आर्टिस्ट का मैं देख रहा था, फॉरेनर आर्टिस्ट का ही मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उनका कहना है कि ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने आर्टिस्ट से, कहना मुझे नहीं पता क्या टैटू अच्छा लगेगा आप बता दो। तो उस वक्त तो मैं सुनकर के काफ़ी इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात ये आर्टिस्ट बोल रहा है, कहना अपने आर्टिस्ट से नहीं पूछना चाहिए यार कि मेरे को नहीं पता कि क्या अच्छा लगेगा आप ही बता दो। लेकिन कुछ हद तक गलत है, मेरे को टैटू बनवाना ही है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा
तो मैं आर्टिस्ट से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी आपको। एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। आर्टिस्ट का तो रोज का काम है, इतने सारे लोगों को टैटू बना रहा है, उसको मालूम होगा कि इस पर्सनैलिटी पे ये टैटू अच्छा लगेगा, इस जगह ये टैटू अच्छा लगेगा। तो सर आर्टिस्ट को मालूम है कि आपकी बॉडी के किस पार्ट पर कौन सा टैटू अच्छा लगेगा, आपसे पूछ सकते हो। बट उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप भी ना अपनी स्टडी करके आओ, थोड़ा गूगल पे टैटू सर्च करके आओ, थोड़ा माइंड में रख के आओ कि आखिरकार ना मैं किस दिशा में जाना चाहूँगा। मतलब या तो मैं भगवान के टैटू बनवाऊंगा, या मैं मम्मी पापा के लिए कुछ बनवाऊंगा, या फिर मैं ट्राइबल में कुछ बनवाऊंगा, या मैं बैंड बनवाऊंगा, या फिर मेरे को शेडिंग में कुछ चाहिए, या मुझे कुछ कलरफुल चाहिए, या कई लोग आते हैं जैसे मेरे को लीव्स वगैरह में कुछ चाहिए, बेल वगैरह में कुछ चाहिए। कुछ तो माइंड में एक होता है ना कि मेरे को यार ऐसा फेदर चल जाएगा। अब फेदर चल जाएगा तो ये हमारा काम है देखना कि फेदर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर आगे हम आपको हेल्प कर देंगे क्या बनवाना चाहिए। और जैसा कि भैया का सवाल था प्राइवेट पार्ट पे टैटूज, तो प्राइवेट पार्ट पे टैटूज हम बनाते हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चॉइस है डिज़ाइन का तो वो भी बन जाएगा। अगर आपके पास में कोई नहीं आ रहा आपको समझ में कि क्या बनवाना चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं, टैटूज हम आपको सिलेक्ट करा देंगे। प्राइवेट स्पेस होता है, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भंग नहीं होगी। राइट। आपकी एक एक चीज़ को बिल्कुल प्राइवेट रखा जाएगा। आपके मतलब जैसे हम वीडियो भी बनाते हैं तो अगर आप चाहेंगे तो वो सब चीज़ें स्किप हो जाती हैं। टैटू का वीडियो वगैरह हम बनाते हैं और आप चाहेंगे तो वो स्किप हो जाएगा, तो वीडियो भी पोस्ट नहीं होगा फिर। तो मतलब सब चीज़ें ना आपको प्राइवेसी पूरी मिल जाएगी। बिल्कुल आपके हिसाब से आपके हिसाब से सब कुछ रहेगा। राइट। तो वो सब आपके ऊपर है, आपकी जैसी चॉइस होगी वैसा आपको काम मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक सेंटेंस में एक दो शब्द में आंसर देना है। ठीक है। सबसे लंबा टैटू, मतलब सबसे ज़्यादा घंटे किस टैटू में लगे और कितने लगे? सबसे ज़्यादा लंबा जो मेरा टैटू था वो एक स्नेक टैटू था। स्नेक टैटू मेरा एक क्लाइंट था, उसके यहाँ पर हाथ पे सिगार से जलने के जो निशान होते हैं वो थे काफ़ी सारे। उसको मैंने कवर अप किया था स्नेक से। वो टैटू जो है इस एरिया से, आर्म के इस एरिया से जा कर के ऐसे घूम करके काफ़ी लॉन्ग टैटू था वो। उसमें मेरे को 36 आवर्स का टाइम लगा था। ओके। तो पर डे हम अराउंड 10 to 12 आवर्स देते थे, 3 से 4 दिन उसमें समय दिया था हमने। तो उस क्लाइंट के अलावा आपने 3 दिन किसी और को डील नहीं किया ऐसा? हाँ, उस 3 दिन में मैंने किसी और को डील नहीं किया। 3 या 4 दिन जितने भी लगे थे, करीब करीब 36 आवर्स, जो कि मैंने अभी तक याद करके रखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा समय उस टैटू में लगा था। आपके जो कस्टमर्स हैं उसमें कितने % मेल, फीमेल और अदर्स रहते हैं? आपको अगर इसको 3 भागों में बांटना है तो आप उसको 33 बांटोगे ना। ओके भाई 33% मेल, 33% फीमेल। अब एक्चुअल में थर्ड जेंडर भी वैसे देखा जाए जेंडर वाइज कहीं ना कहीं मेल और फीमेल होते हैं, बट वो बाय चॉइस अपने आप को क्या मानते हैं तो वो आप उसमें भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर अपन 33 ऐसे भी बांट सकते हैं कि 30 मतलब बराबर पोर्शन है, बराबर फीमेल ज्यादा आ रही है मेल कम आ रहा है, ऐसा कुछ। आप अगर मेरे से एज पूछोगे कि आप कम उम्र के कितने होते हैं, ज्यादा उम्र के कितने होते हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज बताऊंगा कि 18 प्लस को ही टैटू करवाना चाहिए। फिर भी है ना, कई बार 15 से 18 के बीच की एज वाले भी लोग आते हैं, वो अपने पेरेंट्स के कंसर्न से टैटू बनवाते हैं। तो 15 से लेकर के 20 ईयर्स तक के जो क्लाइंटेज है मेरे पास में वो तकरीबन 20% है। और तकरीबन 70% क्लाइंट जो है मेरा वो 20 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स तक का है। 40 ईयर्स से लेकर के 65, 70 और 80 ईयर्स तक का जो रेशियो है वो 10% बचता है। मेजर वही जो अडल्ट मेजर 20 to 40 वाले। हाँ, तो 100 हो गया ना। जी बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे सवाल भी हो गए। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, एक नटशेल में अगर आप बताएं तो? मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे ऐसे सवाल थे जो कि लोगों के मन में होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आकर के हमसे वो क्लैरिफाई कर पाए या इतना डिटेल में वो पूछ पाए। तो आपकी वीडियो से ये शॉर्ट में उसको समझ में आ जाएगा सब कुछ। वो वीडियो देख कर के एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी उनकी कि आखिरकार किस तरीके से उनको अपना टैटू चूज़ करना है, करवाना भी है कि नहीं करवाना है तो कहाँ करवाना है, किस आर्टिस्ट पे करवाना है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अगर अपने लिए सीखने के लिए अच्छा आर्टिस्ट चूज़ करना है तो आप प्रो आर्टिस्ट को ही चूज़ करो। वैसे ही अगर आपको टैटू बनवाना है तो भी आपको अपने लिए प्रो आर्टिस्ट ही चूज़ करना है, बिकॉज टैटू लाइफ में एक बार बनता है, वंस इन अ लाइफ।
एक प्लेस पर। अब दोबारा आप उसको रीफिल करा लो या कवर अप करा लो, अलग बात है, बट उसमें उतना अच्छा नहीं होता। एक फर्स्ट टाइम में जो चीज़ बन जाती है शानदार तरीके से, वो बन इन्वेस्टमेंट लेना उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। वैसे भी आज जो आप टैटू 5000 का करा रहे हो, अगर आप वही टैटू सेम टैटू 10 साल बाद कराओगे तो 5000 में थोड़ी होगा वो। 15,000, 20,000, 50,000, 70,000 कितने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है तब आप क्या क्वालिटी करवा रहे हो, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई। बट आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट मान करके आज अपना सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट से ही टैटू करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, जो भी टैटू लवर्स हैं, जो टैटू बनवाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं बनवाने की, तो क्या आप उनको क्या मैसेज है, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो? भाई अगर जो टैटू लवर्स टैटू बनवाना, जैसे जो भी व्यक्ति अगर टैटू बनवाना चाह रहा है, तो मैं उनको एक ही टिप दूंगा कि अगर आपको अपने लिए टैटू बनवाना है तो ऐसा टैटू चूज़ कीजिए जिससे आप लाइफ में कभी बोर ना हो। ऐसा टैटू चूज़ कीजिए कि लाइफ में कभी आपको वो बनवाने का रिग्रेट ना हो। शॉर्ट में ये बहुत बड़ी बात है, आप नेम वगैरह थोड़े अवॉइड करें मेरे। बिल्कुल। पेरेंट्स जो है, जो सोसाइटी है, हर किसी का टैटू के प्रति अप्रोच अच्छा नहीं रहता कि यार ये क्या विदेशी कल्चर है या फिर अच्छी चीज़ नहीं है सिंबल। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में टैटू बहुत पुराने ज़माने से बनते हुए आ रहे हैं, चाहे वो माइथोलॉजिकल रीजन से हो, चाहे श्लोक हो, चाहे कुछ और हो। समाज के लिए आपका क्या मैसेज है एज एन टैटू आर्टिस्ट? एज अ टैटू आर्टिस्ट समाज के लिए मेरा एक ही मैसेज है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं अपनी पसंद के, आप मेकअप करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि आप थोड़े और ज़्यादा सुंदर लगें। ऐसे ही टैटू है, जैसे आप अपने लिए बेस्ट क्वालिटी के कपड़े चूज़ करते हो, बेस्ट क्वालिटी का मेकअप चूज़ करते हो, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते हो ना, जबकि वो आपको है ना चेंज हो सकता है। ऐसे ही आपको अपने लिए बेस्ट क्वालिटी का टैटू चूज़ करना है। टैटू के साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो लाइफ टाइम रहता है। इंसान के जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरी ज़िंदगी मरते दम तक उसका साथ दे सिवाय टैटू। उसके अलावा कुछ भी उसका साथ नहीं देता। टैटू उसका जो साथ है ना पूरी ज़िंदगी देता है, वो चिता तक जाता है, उसके आगे तो वो भी नहीं जाता। खैर, तो इसलिए आपको टैटू बनवाना है तो अच्छे आर्टिस्ट से बनवाना है। एक बार अगर कोई चीज़ बन रही है लाइफ टाइम के लिए तो उसको पूरे जहन में रखो कि प्रोफेशनली आर्टिस्ट चुनना है, पैसे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा आर्टिस्ट अच्छा चार्ज करेगा। आप जब कंपेयर करते हैं कई लोग मुझसे, अरे वो तो इतने का बना रहा है, भाई मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ सबको, आज तक तो यही एग्जांपल देता हूँ। ये कोई डिओड्रेंट नहीं है कि वो 160 रुपये का फलाना दे रहा है तो 150 रुपये का ठिकाना दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये बेस्ट क्वालिटी का टैटू जो देगा वो थोड़े अच्छे पैसे लेगा, और आपको बेस्ट क्वालिटी का टैटू दे रहा है, और आप उसको पहले ना देख लो ना उसको प्रोफाइल वगैरह और कंपेयर कर लो, सेटिस्फाई हो जाओ। लेकिन करवाओ अच्छे आर्टिस्ट से, और कोशिश करो ज़्यादा बार्गेन मत करो आर्टिस्ट से, क्योंकि ना आर्टिस्ट जो होता है ना वो आपको कोई चीज़ दे रहा है, देखा जाए तो डायरेक्टली उसका कोई मोल नहीं है, वो आर्ट वर्क है, वो अपने टाइम का पैसा ले रहा है आपसे। अगर उसके टाइम का उचित मूल्य मिलेगा तो आपको वो उचित तरीके से अपना समय दे पाएगा। मन से काम, मतलब एक अच्छे ऑब्वियसली भाई, मेरे को अगर मान के चलो मेरा मन है कि मेरे को यार अभी ये टैटू 5000 में करना है, या 2 या 3 घंटे में मैं ये टैटू बना पाऊँगा, तो अगर मेरे को पूरे पैसे मिलेंगे ना तो वो मेरे को लगता है एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा तो मैं लगाऊंगा। बट अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया तो मेरे को लगेगा यार जल्दी फ्री करूँ यार, दूसरे क्लाइंट को देखूँ, वहीं मैं काम ख़राब कर दूँगा। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज एन टैटू आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा ही साइकोलॉजी से काम करता है। साइकोलॉजी यही काम करती है ना। तो कोई भी टैटू आर्टिस्ट है, कोई भी टैटू आर्टिस्ट, आप उसको पे कर रहे हो ना तो यार खुशी से पे करो। फिर ये दिमाग में मत लाओ यार इसने ज़्यादा ले लिया, उसने कम ले लिया, फलाना इतने का बना रहा था। किसी से भी बनवा रहे हो ये सोचो ही मत, क्योंकि वो आपने उसका आर्टिस्ट का वैल्यू दिया है। वो टैटू तो वही बनेगा जो आर्टिस्ट का वैल्यू है, उसके हिसाब से आर्टिस्ट वैल्यू अच्छी है, आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो अच्छी वैल्यू आपसे चार्ज करेगा, अच्छा टैटू मिलेगा। ऑब्वियसली आर्टिस्ट वैल्यू ही नहीं है तो क्यों कैसे अच्छा चार्ज करेगा वो? उसको खुद को ही समझ में आ रहा है ना कि मेरे को इतना पैसा नहीं मिलने वाला। इसको समझने की कोशिश करें आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपके इस चैनल पर अपनी बात कह पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।